नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पता है दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई हैं। ठीक 28 दिसंबर से एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहे हैं और 8 फरवरी तक एग्ज़ाम चलेंगे। इन बचे हुए टाइम में दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और अपने नोट्स को, ठीक है ना, रट डालिए। बस आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी क्रम में हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। 2012 का ये पेपर है। ठीक, आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, अतः आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ओके, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं और सीटेट संबंधित जो भी पूर्व में वीडियो बनाए गए हैं उनको हमारे चैनल पे आप ज़रूर जाके देखिए। ठीक, हमने अपने चैनल पे सीटेट संबंधित वीडियो अपलोड कर दिए हैं प्रैक्टिस सेट, आप उनको जा कर के देखिए और पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके पास टाइम बहुत कम है, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, ये हिंदी का पेपर है दोस्तों। ठीक है, हिंदी का जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं सीटेट में, तो जो 30 क्वेश्चन होंगे उन्हीं का हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। ओके, आइए देखते हैं। प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, ऑप्शन है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। देखिए, आपके ऑप्शन हो गए, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर सी होगा। क्या होगा आंसर? सी। का एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। ठीक है दोस्तों, एक से अधिक भाषा का प्रयोग, ठीक है, हमारे बहुमुखी विकास के लिए ज़रूरी है। ठीक, हमारे बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करता है एक से अधिक भाषा का प्रयोग। ठीक है, इसीलिए आंसर सी सही होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें संज्ञानात्मक विकास की बात करें, हमारे ज्ञान में वृद्धि की बात हो रही है। ठीक है, हमारे जो संज्ञानात्मक विकास होगा इससे, ठीक है, एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग से। ओके दोस्तों, हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। आगे चलते हैं। देखिए, जब भी आप आंसर सॉल्व किया करें तो जो पॉजिटिव आंसर हैं उसका आंसर आप जो है दिया करें। यानी जो ऑप्शन होते हैं, जो आप बहुत सारे 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से जो सबसे पॉजिटिव हो, ठीक, उसका आंसर आप दिया करें। ओके, अब देखिए, इनमें जो ऑप्शन थे, पहले ऑप्शन कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, जटिलता तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, निगेटिव की तरफ जा रहा है ये। शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, समस्या ये भी निगेटिव की तरफ जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता था। किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, ये देखिए बाधक की बात, तो मतलब जो देखिए चारों ऑप्शनों में से सबसे ज़्यादा उपयुक्त, ठीक है ना, आप वैसे भी आपको पता भी नहीं होगा तब भी आंसर आप इसको टिक कर सकते हो। ठीक, क्योंकि दोस्तों ये सबसे पॉजिटिव आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, जो दृष्टिबाधित होते हैं, जिनको दिखता नहीं है, ठीक है, उनको भाषा सिखाते समय ऑप्शन है, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, ठीक, कम पाठों वालों पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब देखिए, आप जब ऑप्शन देख रहे हो तो निगेटिव की तरफ कौन ऑप्शन जा रहे हैं, उनको आप हटा दीजिए। जो हमारे मतलब जो है शिक्षा के से बाहर जा रहे हों, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उससे बाहर जा रहे हों। ठीक, जैसे पहला ऑप्शन है इसमें, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए। देखिए, अलग, हमारी शिक्षा प्रणाली अलग बैठे, सामूहिक शिक्षा की बात करती है, सामूहिक शिक्षा में सबको साथ लेने की बात होती है, तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल कट गया। उन्हें अलग बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें
दूसरा ऑप्शन है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। देखिए ये भी निगेटिव आंसर हो गया, ठीक, ये भी कट गया। कम पाठों वाले पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, कम, ये भी निगेटिव की बात कर रहा है, ठीक है। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये देखिए अधिक से अधिक जब मौखिक भाषा का प्रयोग करोगे, ठीक है, तो दृष्टिबाध जो मतलब इनको दिखता नहीं है, तो देखिए ये भाषा पर जोर देंगे, तो आंसर आपका डी सही होगा। जिन बच्चों को दिखता नहीं है वो आपकी आवाज़ सुन करके ही चीज़ें समझेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जब मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा समझेंगे, ठीक। तो आंसर आपका डी सही होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं उस पर किस प्रकार की रचना का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला विदेशी साहित्य की रचना, ये कट गया, पहले भारत की बात हो रही, विदेश की कैसे बात, ये कट बाहर। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। देखिए बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। नेक्स्ट है जो प्रत्येक रूप से मूल्यों पर आधारित हों, केवल कहानियाँ हों, कविताएं हों। देखिए केवल वाला तो हमेशा पहले ही काट दीजिए, केवल, कठोर, जिसमें आई सब पहले आप हटा दीजिए, ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताएं। तो इसका आंसर होगा बी। देखिए जो लंबा ऑप्शन होता है वो भी ज़्यादातर एग्जाम में सही होता है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। लंबा है इसमें, देखिए ये तर्क संगत भी है। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग छटाएं हों। देखिए बच्चों के परिवेश, देखिए हमारी जो शिक्षा प्रणाली है इस समय बाल केंद्रित शिक्षक पर जोर दे रही है, ठीक है, बच्चों की पर फोकस किया जा रहा है, तो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, ठीक है। आप जब प्राथमिक स्तर की बात करें तो बच्चों के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हों, ठीक है, ऐसी बात। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है, ठीक। सबसे उचित तरीका कौन सा दोस्तों। ऑप्शन है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। संज्ञा को परिभाषित कीजिए। संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। अब देखिए इसमें कह रहा है कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। भाषिक यानी भाषा की क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका कौन सा है इस ऑप्शनों में से। दोस्तों इसका आंसर होगा फर्स्ट, ठीक। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। देखिए भाषिक क्षमता, देखिए कभी भी आप ध्यान रखिएगा किसी भी व्यक्ति की जब वो लिखता है तो उसमें बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग होता है, ठीक है ना, यानी शुद्ध लेखन। जैसे आप कभी कभी क्या होता है हम सारी चीज़ें बता देते हैं, बोल सकते हैं और लेकिन लिख नहीं सकते, तो सब में अलग अलग क्वालिटी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बातें तो बहुत कर लेते हैं बात, लेकिन लिख नहीं पाते हैं। तो भाषाई क्षमता हमेशा कहानी लेखन से पता चलती है। जो भाषिक क्षमता है कहानी लेखन से ही पता चलती है, ठीक। तो अगर जब आप कहानी का लेखन कराओगे बच्चों से, वो जब लिखेगा तो उसकी भाषा की क्षमता पता चलेगी कि भाषा में कितना जोर है उस बच्चे के, ठीक है, कितनी भाषा मजबूत है उसकी, शुद्ध लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, ये सारी चीज़ें तभी पता चलेंगी। ओके आगे चलते हैं। आगे इसी में देखते हैं, यहाँ है कहाँ तक हुआ था, 93 94 था। हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपना है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका है। देखिए बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है,
का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, संवाद अदायगी। देखिए, इसमें बात हो रही है मौखिक अभिव्यक्ति की, ठीक है ना, यानी उसके बोल चाल की जो मतलब एक्सप्रेशन है उसकी बात हो रही है, उसका विकास, ठीक है। तो उसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सही, ठीक है। इसमें सबसे कम प्रभावी तरीका है ए, व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास। देखिए, जब व्याकरण आधारित संरचना की बात होगी तो वो लिखने पर जोर देगा, यानी भाषिक क्षमता पर जोर देगा। जब आप लिखते हो तब वो व्याकरण का प्रयोग मतलब जब वहाँ काम आएगा। लेकिन जैसे मौखिक अभिव्यक्ति की बात है, अगर हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, संवाद अदायगी प्रमुख हो, मतलब जो है सबसे प्रभावी तरीका है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का सबसे प्रभावी तरीका है, आप जब बात करेंगे, ठीक है, किसी से, तो आपकी अभिव्यक्ति समझ में आएगी, ठीक। संवाद करेंगे किसी से, अपने अनुभवों का वर्णन करेंगे, ठीक है, तब आपकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? द्वितीय भाषा शिक्षण की बात हो रही है, तो ऑप्शन है आपके विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में से हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों की कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। ऑप्शन लास्ट है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। देखिए, द्वितीय भाषा विकास का उद्देश्य नहीं है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए, जो सबसे नेगेटिव आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा, ठीक, उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, अब जब किसी भी चीज़ को कंठस्थ करने की बात नहीं होती शिक्षा प्रणाली में, इस समय रटने को हटा दिया गया है। हिंदी के व्याकरण मतलब जो द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं है दोस्तों। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य है ये सारे विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास होना चाहिए। हिंदी को समझने पर जोर दिया जा रहा है द्वितीय शिक्षण भाषा के अनुसार, ठीक है। दैनिक जीवन में हिंदी को समझने और बोलने की क्षमता का विकास, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का भी विकास होना चाहिए। ये सारी चीज़ द्वितीय भाषा शिक्षण की बातें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन है आपके भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। देखिए, सबसे उपयुक्त आंसर आपका डी होगा। भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों समृद्ध भाषिक वातावरण। अगर समृद्ध भाषिक वातावरण होगा, बिना भाषा कोश के आप भाषा नहीं सीख सकते हो। जब आप शब्दों का भंडार होगा, ठीक है, तभी आप जो भाषा पर ज़्यादा जोर दे सकते हो। जैसे कि आपके मतलब आसपास लोग हैं जो अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, आपके वातावरण जो है अच्छा है, ठीक है, लोगों का बातचीत करने का तरीका बढ़िया, तो आप उसी अनुरूप जो है आप सीख पाओगे चीज़ों को। तभी अब देखिए, जो लैंग्वेज होती है जहाँ हम रहते हैं हम वैसा बोलने लगते हैं, ठीक। जैसे कि हर क्षेत्र की देखिए लैंग्वेज अलग अलग है। आप इलाहाबाद में रहो, कानपुर में रहो, तो वहाँ के लोगों में आप उनकी भाषा सुन के आप समझ जाएंगे कि कानपुर का है, ये इलाहाबाद का है, ठीक। तो इसी तरह क्या है कि समृद्ध भाषिक वातावरण होना चाहिए, यानी जो भाषा का वातावरण हो अच्छा हो, ठीक है, यानी वहाँ के जो लोग हों अच्छी भाषा बोलते हों। ओके, बिना भाषा कोश के आप जो है भाषा नहीं सीख सकते हो। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किस से महत्व देंगे?
ठीक है। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम। भाषा सीखने की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी भाषा का मूल्यांकन हिंदी भाषा के मूल्यांकन की बात हो रही है। करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व दोगे? तो आपका ऑप्शन है, आपके ऑप्शन हम बता चुके हैं। अब आप आंसर आप दीजिए। आंसर क्या होगा? आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। ये सही। सीखने की क्षमता का आकलन, ठीक है। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय, जब हम हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन। ओके, ये आपका उपयुक्त आंसर होगा। काव्य सौंदर्य की बात नहीं होगी, निबंध लिखने की योग्यता की बात नहीं होगी और व्याकरणिक नियम की बातें नहीं होगी, क्योंकि हिंदी भाषा का मूल्यांकन हो रहा है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा महत्व सीखने की क्षमता का आकलन कि आपने मतलब जो है कितना सीखा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बहुभाषिक यानी मतलब जहाँ पर ज़्यादा भाषा बोली जाती है, ठीक है। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, कक्षा के बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों को सिखाना कि वे दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। अब आपके सामने ऑप्शन है, आप इसको देखिए और इसका आंसर दीजिए, ठीक। इसका आंसर दोस्तों डी होगा। क्या होगा? डी। देखिए, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व की बात हो रही है, ठीक है। देखिए, सबसे कम महत्व, ठीक। सबसे कम महत्व आप किसे दोगे? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता एवं अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये सबसे कम महत्व है, ठीक है। बाकी तो देखिए, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, ये मतलब ज़्यादा महत्व की बात हो जाती। जब बहुभाषिक कक्षा होगी तो विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से समृद्ध वातावरण, देखिए अब देखिए समृद्ध वातावरण हो जाए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से, ये भी महत्व की बात है, ज़्यादा महत्व की बात है बहुभाषिक कक्षा में। देखिए, बहुभाषिक कक्षा होगी तो मतलब विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ समृद्ध, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, कक्षा में बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक संदर्भों में प्रति संवेदनशीलता होगी, ठीक है। ये तो ज़्यादा महत्व की बात है। लेकिन बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे करना चाहिए, ये कम महत्व की बात है, ठीक है। ओके, यानी दो भाषाओं के मध्य अंतर की बात। अब देखिए, मतलब बहुभाषिक कक्षा है तो इसमें सबसे कम महत्व इसी चीज़ का होगा ना कि उनके बीच ये सिखाना कि दो भाषाओं के बीच अंतर क्या है, ठीक है। अंतर का विश्लेषण कैसे करना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण का सबसे कम महत्व, ठीक है, बिंदु है अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, ठीक है, और भाषा की विभिन्न छटाएं। वैविध्य का मतलब विविधता। ओके, अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय है अभ्यासों में, देखिए अभ्यास जो होगी और उनमें विविधता होगी,
ये महत्व की बात है। विषय वस्तु में विविधता, ये भी महत्व की बात है। भाषा की विभिन्न छटाएं होंगी, ये भी महत्व की बात है। ये सारी महत्व। पाठों की संख्या इससे संबंधित नहीं है दोस्तों, ये महत्व है लेकिन कम महत्वपूर्ण है। ठीक, पाठों की संख्या कोई महत्व नहीं रखती है। अभ्यासों में विविधता, ठीक है, अलग अलग अभ्यास, कई तरह के अभ्यास। विषय वस्तु में विविधता होनी चाहिए। भाषा की विभिन्न छटाएं होनी चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे चलते हैं। बहुभाषिकता, ठीक है, बहुभाषिकता यानी मतलब जो है ज़्यादा भाषा वाली कक्षा की बात हो रही है। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। भाषा सिखाने में बाधा उत्पन्न करती है। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। ठीक, तो इसका आंसर अब देखिए, सबसे पॉजिटिव आप पहले ही समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आप पढ़े भी नहीं होंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा आंसर क्या होगा। देखिए, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालना, खतरे वतरे ये सब बातें नहीं होती हैं, ठीक है ना, ये गलत। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न, बाधा भी नहीं होती है। ओके, कि भाई बहुभाषिकता की बात हो रही है। अगर बहुल भाषा होगी, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। भाषा सिखाने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ये आंसर हो जाएगा सी। यानी देखिए, जब ज़्यादा भाषाएं होगी तो भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है ना ये। और जो लास्ट ऑप्शन है, भाषा सीखने में बहुत बड़ी बात है, ये भी बाधा की बात। जो देखिए, जब नेगेटिविटी जहाँ पर हो, ठीक है, वो आंसर हमेशा गलत होते हैं, वो ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। नेगेटिविटी वाले ऑप्शन को आप तुरंत हटा दीजिए। भाषा विद्यालय में सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, नियमों की जानकारी से निखरती है। ठीक, तो आपके ऑप्शन हैं, अब आप आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भाषा एक मतलब जो है, अगर आप भाषा के बारे में पढ़े होंगे तो भाषा एक क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। विद्यालय में सीखी जाती है, तो श्योर सी बात है। देखिए, भाषा ज़रूरी नहीं विद्यालय में सीखी तो जाती है, लेकिन भाषा तो व्यक्ति पहले से समाज में भी सीख के आता है। समाज में जो बच्चा होता है वो क्या विद्यालय शुरू से जाता है क्या? वो 3-4 साल बाद विद्यालय जाता है, तो उसके पहले तो भाषा वो कहीं ना कहीं सीखा रहता है ना। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं। जब भाषा हम बोलते तो बहुत सारी भाषाएं होती जो बिना व्याकरण के व्याकरण होती है, लेकिन व्याकरण का नियम जरूरी नहीं होता कि हर जगह फॉलो हो। नियमों की जानकारी से निखरती है, लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से गलत है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 103। ठीक, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध, ठीक है, व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है। कोरिलेट होते हैं। से थर्ड है, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। ठीक, और लास्ट ऑप्शन है, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। अब आपको देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप तुरंत समझ जाएंगे, इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा सोचिए ज़रूर, मतलब जो पॉजिटिव हो, जो ऑप्शन मतलब जो है आपके क्वेश्चन से बिल्कुल तालमेल बैठाता हो, आप उसको तुरंत क्लिक कर दीजिए। ठीक, देखिए इसका ऑप्शन दोस्तों ऐसा ही होगा। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। कोरिलेट नहीं होती, ऑप्शन तुरंत गलत हो जाएगा। क्योंकि मतलब बच्चे जब भी विद्यालय आते हैं तो बोलते हैं, कुछ न कुछ बातें करते हैं, ठीक है, तब तक कुछ भाषा सीख चुके होते हैं। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, ये भी गलत है दोस्तों, नेगेटिविटी है इसमें। भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है।
ठीक, चारों कौशल पर पूर्ण बच्चा जब आएगा तो 3-4 साल का बच्चा पूर्ण अधिकार कैसे रखेगा। तो देखिए ऑप्शन यही सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन आप काट दीजिए, चाहे 3 और 1 लास्ट में जो बचेगा वो सही हो जाएगा। देखिए जिस मतलब बच्चे के मम्मी पापा जो होते हैं जब उसको विद्यालय भेजते हैं तो सामाजिक, ठीक है, सदाचार नैतिकता के जो नियम होते हैं उसको बताते हैं। ठीक, मतलब जो है हाव भाव तरीका, बोलचाल का तरीका, वो सब बच्चे को बताया जाता है मम्मी पापा के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, अब देखिए भाषा अर्जन भाषा ग्रहण करना और भाषा अधिगम भाषा सीखना के संदर्भ, भाषा को ग्रहण करना और सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं सही की बात हो रही है। ओके, तो आपके ऑप्शन हैं भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती हैं, मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। भाषा अर्जन में सहज और स्वाभाविक होता है और जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सांस्कृतिक विविधता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने का वाला महत्वपूर्ण कारक है। ये आपके ऑप्शन हो गए। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर पहले आप काट दीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन को क्या करें, ऑप्शन को आप हटा दीजिए, पहले कुछ जो ऑप्शन गलत है पहले देखिए, ऑप्शन को समझिए। भाषा अर्जन, देखिए जो भाषा अर्जन और देखिए भाषा को ग्रहण करना और भाषा को सीखने से संबंधित कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। यह ऑप्शन आपका सेकंड था। देखिए आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यही मतलब सही होगा, यानी यही मतलब कथन मतलब ये सही नहीं है। कैसे, जब भाषा अर्जन, ठीक है ना, भाषा अधिगम में कभी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है तो इसमें अनुवाद का सहारा दोस्तों लिया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। भाषा अर्जन में विविध संकल्पना मातृभाषा में बनती, ये सही है। भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है जबकि भाषा प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अधिगम, सही बात है। देखिए भाषा हम ग्रहण जल्दी कर लेते हैं लेकिन जो सीखने का जो है तरीका वो प्रयासपूर्ण होता है। जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो प्रयास से ही तो सीखते हैं। सांस्कृतिक विविधता भाषा अर्जन, ठीक, और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। श्योर सी बात है, आपका सांस्कृतिक विविधता यानी जो आपका वातावरण है वो भाषा अधिगम को प्रभावित करेगा ही करेगा। ठीक, जैसे मतलब सामाजिक वातावरण जैसा होगा, जैसे लोग होंगे वहाँ जैसी बातें करेंगे, उससे भाषा अधिगम ग्रहण करने का तरीका और सीखने का तरीका दोनों ही प्रभावित होगा। ओके, आगे चलते हैं। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा किस कक्षा में पढ़ती है? मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है, फर्स्ट। ठीक है, पहली कक्षा में है। तो अब देखिए ऑप्शन है आपके, केवल सर्वनाम का प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग जानती है। ठीक, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। ठीक, अब देखिए इसमें उसने बोला था मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। ठीक, मैं थक गई, देखिए लास्ट में ई आ रहा है। ठीक, यानी मतलब देखिए मैं थक गया लड़का वो होगा। ठीक है, मैं थक गई यानी लड़की, यानी तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं लिंग का प्रयोग कर रही है। ठीक है, तो इसमें आपके लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। इन शब्दों में दोस्तों देखिए लिंग का प्रयोग हो ही रहा है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग,
जो होते हैं तो वो मतलब ये इसका प्रयोग जानती नहीं तो गई ना बोलती, इसी के लिए गई का शब्द का यूज होता है ई। लेकिन अब वचन, ठीक, मैं बहुत अच्छा लगता है, देखिए इसमें बोली मैं, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। ठीक, वचन कितने होते हैं आपको पता है? एक वचन, बहुवचन। देखिए इसमें बोली है वो, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। ठीक, लगता है तो मतलब एक आम की बात कर रही है। ठीक है, तो इसमें वचन की भी बात की। इसके बाद क्रिया, मैं थक गई, तो थक जाना। ठीक है, यानी क्रिया की कहीं ना कहीं बात हो रही है। तो मतलब जो है, जो सर्वनाम है दोस्तों, वो मतलब लिंग वचन आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है वो। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, कविता को पढ़कर निम्नलिखित में सबसे उचित विकल्प चुनिए। ठीक, एक प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 11 तक होंगे क्वेश्चन। ठीक है, उनके आपको आंसर देने हैं। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती हैं बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये जग, ये सारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली, पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता जीवन, हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। कितनी बढ़िया कविता है। मतलब यही जीवन के नियम भी दोस्तों होने चाहिए। अगर हमारा जीवन हरा भरा रहेगा तो हमारा स्वस्थ संसार भी रहेगा। हम पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा रहेगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिए, हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? ये कविता की दृष्टि से हरे भरे जीवन का अर्थ क्या है, आप इसको समझिए पहले। देखिए दोस्तों, हरा भरा जीवन का मतलब ये होता है कि अगर हमारा हरा भरा जीवन होगा, ठीक, तो उससे तात्पर्य है जहाँ पर मतलब बहुत सारी खुशियाँ हों। ठीक, हरा भरा का मतलब ये होता है, इसमें ऑप्शन पेड़ से घिरा जीवन तो ये गलत हो जाएगा, पेड़ पौधों से घिरा जीवन, इससे ये तात्पर्य है ही नहीं है। हरे रंगों से भरा जीवन, ये भी तात्पर्य नहीं है। हरियाली युक्त जीवन, ये भी तात्पर्य नहीं है इसका। खुशियों से परिपूर्ण जीवन, खुशियों से परिपूर्ण जीवन ही दोस्तों हरे भरे जीवन का मतलब हुआ। ठीक, खुशियों से जहाँ हमारा जीवन भरा होगा उसी को हरा भरा जीवन इस कविता में कहा गया है। आगे, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान, पेड़ की हवा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, समस्त प्राकृतिक उपादान। देखिए आपकी इसमें कहा गया है, आप चाहे तो ऊपर करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर नदियाँ पर्वत पर हवा पेड़ लेकर आती बहार। ठीक है, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से लेकर आती बहार। ठीक है, मतलब जो है समस्त प्राकृतिक जो है, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक उपादान है ना, तो ये जो है बाहर लेकर के आ रही हैं। तो आपका ये आंसर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, समस्त प्राकृतिक उपादान। इसके बाद दोस्तों क्या है, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? आपके ऑप्शन हैं वृंद लताएं, हरा भरा जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, पौधे व डालियां। किसको कहा है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशियों को। दोस्तों, प्राकृतिक सुंदरता उससे उत्पन्न होने वाली खुशियों को कवि ने सृष्टि का उपहार कहा है। ठीक, आप ऊपर जा कर के स्लाइड करके आप देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्या है,
कवि यह संदेश देना चाहता है कि क्या संदेश देना चाहता है कवि इस कविता के माध्यम से? ऑप्शन है आपके, जीवन में सब बेकार है। अरे ये तो बिल्कुल गलत, बेकार देखिए निगेटिविटी की बात। पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, ठीक है। अगर आपका पर्यावरण प्रदूषित नहीं रहेगा तो आपका जीवन भी अच्छा रहेगा, ठीक। अगर पर्यावरण प्रदूषित तो तरह तरह की बीमारियां आ जाएंगी और जीवन बेकार हो जाएगा। प्रकृति में पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत शामिल हैं, ठीक है, ये भी नहीं। चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है, केवल चंदन पेड़ लगाने का ये कोई संदेश नहीं हुआ, तो संदेश आपका ये है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जग से तुम और तुमसे ये प्यारा संसार, पंचवें माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार। देखिए, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। संसार चलने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। अब कभी मतलब जो है इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है, ठीक, तो आप ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, श्योर सी बात है, ठीक है। संसार और व्यक्ति, देखिए, व्यक्ति होंगे तो संसार होगा और संसार होगा तो व्यक्ति, मतलब संसार से ही दोनों, मतलब दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, ठीक है। व्यक्तियों से ही तो संसार बना है, ठीक, और बाकी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111 है, अनुपम से अभिप्राय है। अनुपम का मतलब होता है सुखद, आनंदमय, मनोहरी, जिसकी उपमा न दी जा सके, ठीक है। अनुपम मतलब क्या होता है दोस्तों, बताएं आप। देखिए, क्वेश्चन आपका जो है अनुपम से अभिप्राय, इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम, ठीक है। यानी मतलब जो है जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती उसको अनुपम कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब गद्यांश है जो आपके 112 से लेकर के 120, ठीक है, क्वेश्चन होंगे, ये गद्यांश से पढ़ करके उनके आंसर देने हैं। ये बहुत आसान होते हैं, आप जो है इनको पढ़ करके इसका आंसर दे सकते हो, ठीक। देखिए, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब देखिए, जब इसको आप पढ़ेंगे पूरा तो इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। आपको पढ़ करके सुना देते हैं। समस्याओं का अध्ययन ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया, ठीक है। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ के बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते हैं, ठीक। उनसे गणना के व इबारती प्रश्न पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों उन स्कूली बच्चों ने दुकानदार नहीं हैं, मौखिक गणना, मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया, बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की थी जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चों के हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूली बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं, ठीक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों के रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस तरह के सवाल जूझना पड़ता है वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक
एक कार्य क्षेत्र तक सीमित रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश जो ज्ञान को बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। ठीक, कितनी बढ़िया बात लिखी है दोस्तों। जैसे कि आप किसी एक क्षेत्र विशेष में रहते हो तो आप उस क्षेत्र विशेष के बारे में अच्छी जानकारी रख सकते हो, मतलब बहुत अच्छा नॉलेज रख भी सकते हो। लेकिन इसमें यह कहा गया है एक क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाता है व्यक्ति, इसलिए वे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश जो ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वहीं उस ज्ञान को संकुचित भी और सीमित भी कर देते। बस इसमें ही मतलब जो है वो है, तो नुकसान कि आपका ज्ञान सीमित एक दायरे में रह जाता है। ठीक है, अब देखिए, अभी ये जो है आप क्वेश्चन था, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? तो ये गणित विषय से, श्योर सी बात है। उसमें जो है जो दुकानदार के बच्चे थे उनसे मतलब सवाल पूछे गए, जो स्कूली बच्चे थे उनसे सवाल पूछे गए, तो दुकानदार वाले बच्चे जल्दी सवाल कर ले रहे थे मैथ के, क्योंकि वो हमेशा जो है जब दुकान में व्यक्ति आता है तो वो कैलकुलेशन ज़रूर करता है बच्चा, तो इसलिए मैथ के सवाल जल्दी, वो गणना को जल्दी सीख जाता है दुकान में रहने वाला बच्चा। ठीक है, तो इसलिए जो हमेशा वो प्रैक्टिस, जब किसी चीज़ की प्रैक्टिस हमेशा बनी रहेगी तो व्यक्ति वो चीज़ को जल्दी सीखता है, ज़्यादा सीखता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो, बी सही होगा। ठीक है, गणित संबंधित अध्ययन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक घटना का ज़्यादा प्रयोग किया? ठीक है, मौखिक रूप से। तो जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, जो बच्चे न तो स्कूल ना दुकानदारी करते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं, जो स्कूल बच्चे दुकानदारी नहीं करते, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते, जो दुकानदारी करते हैं। तो मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किसने किया? दुकानदार वाले बच्चों ने। तो आंसर डी सही हो जाएगा। श्योर सी बात है कि दुकानदारी वाले ने मतलब मौखिक रूप से वो तुरंत सवाल, मतलब जो गणना होगी तुरंत कर लेंगे, क्योंकि उनमें प्रैक्टिस हो जाती है उस चीज़ की। ये जो आपका गद्यांश है उसके माध्यम से ऐसा है। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है, ठीक, बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम करने वाली दक्षताओं को स्वतः हासिल ही कर लेते हैं। सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं, तो बिल्कुल सिर्फ जहाँ पर लगा हो ओनली वो गलत हो जाता है। ठीक, बच्चों को गणित सीखना चाहिए, ठीक, ये भी उनको सही नहीं है। बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत है, ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन ए ही सही होगा इसका। बच्चों रोज़मर्रा के जीवन में काम वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। ठीक, ये देखिए आपके गद्यांश के हिसाब से मैच कर रहा है। बाकी अगर सही से देखा भी जाए, वैसे गद्यांश न देखा जाए, तब भी ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ओके, जो ऑप्शन है गलत हो जाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती करते हैं क्योंकि? ठीक, जो दुकानदार बच्चे होते हैं हिसाब लगाने में गलती करते हैं प्रायः क्योंकि, नहीं करते गलती क्योंकि, प्रायः गलती नहीं करते। ठीक है, वे कभी भी गलती नहीं करते, तो ये गलत। ठीक, क्या ऐसा कभी कहीं भी लगी हो, केवल लगा हो, ये सब सवाल जो है ऑप्शन गलत होते हैं हमेशा। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी, वो जन्म से ही बहुत दक्ष होते हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है दक्ष हो। ठीक है, ओके, इससे जो थर्ड ऑप्शन था, इससे उन्हें माता पिता से डांट, ये भी डांट की बात नहीं होती। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, ये ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। मतलब अगर गलती करेंगे तो उनके काम पर उसका असर पड़ेगा। ठीक है, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है, अच्छा होता है। आप इस गद्यांश को पढ़ करके आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हो आप। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खराब अच्छा होता रहता है।
दैनिक जीवन में काम जो मतलब जो है जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर अच्छा और ख़राब होता रहता है। ठीक, कभी अच्छा हो जाएगा, कभी ख़राब हो जाएगा। जो दक्षताएं हमेशा काम आती हैं उसमें हमारा प्रदर्शन हमेशा अच्छा ही रहेगा। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए। ठीक, क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को सीमित कर देता है, बनाने में मदद करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है, बनाने में मदद करता है, संकुचित कर सकता है। तो देखिए श्योर सी बात है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित भी कर देता है। ठीक, सांस्कृतिक अनुच्छेद में ये बात हुई है ना कि जो सांस्कृतिक परिवेश है, ठीक है ना, वो आपके ज्ञान को जो है बढ़ाने यानी संकुचित एवं सीमित कर सकता है। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। एक प्रत्यय का उदाहरण है एक। ठीक है, सांस्कृतिक, चूंकि, सीमित, संकुचित। देखिए एक प्रत्यय कहाँ पर यूज हुआ है? सांस्कृतिक। एक किसी में है और किसी में देखिए का लास्ट में है ही नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। देखिए प्रत्यय हमेशा लास्ट में यूज होता है। ठीक है, संस्कृत धन इक, सांस्कृतिक। ओके, आगे चलते हैं। मनगढ़ित का अर्थ होता है मनगढ़ित। ठीक, क्या इसका क्या अर्थ होता है? मन ही मन का हिसाब लगाना। मनगढ़ित का मतलब होता है मन ही मन में हिसाब लगाना, मनगढ़ित होता है। ठीक, कठिन गणित, मन गढ़ंत गणित, मन गढ़ंत, मनपसंद गणित, तो ये तो देखिए पूरे गलत ही है, मनपसंद गणित नहीं होगा। ओके, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया क्या होती है, उसका उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण है दोस्तों, दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, अध्ययन किया जाता है। ठीक, देखिए संयुक्त क्रिया का मतलब होता है जब दो क्रियाएं साथ में यूज हों। देखिए अध्ययन किया गया। ठीक, तो अध्ययन एक क्रिया हो गई, अध्ययन, और किया गया। ठीक है, एक क्रिया, यानी मतलब अध्ययन किया गया, यानी इसमें दो क्रियाओं का यूज है। ठीक, संयुक्त क्रिया जब दो क्रियाओं का प्रयोग हो तो उसमें संयुक्त क्रिया होता है। अध्ययन किया गया। ठीक है, दो। ठीक है, हिंदी के जो क्वेश्चन थे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अब कल जो है इससे संबंधित जो हमारा नेक्स्ट मतलब वीडियो होगा, ठीक है, सेकेंड प्रैक्टिस सेट होगा, उसको हम कल लेकर के आते हैं। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। और ईवीएस का भी हम दोस्तों वीडियो अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर, जो सीटेट का है, आप उसको जा कर के ज़रूर देखिए। कुछ दिनों पर आपके ईवीएस से संबंधित भी वीडियो हम लाएंगे। ठीक है, और यूपी टीजीटी पीजीटी के वीडियो तो चल ही रहे हैं हमारे चैनल पर। फिलहाल अभी थोड़ा सा सीटेट में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम उनके नज़दीक है। इस वजह से अभी यूपी टेट सॉरी जो यूपी टीजीटी पीजीटी के पेपर भी नहीं होने वाले हैं, वो हो सकता है लेट हो, तो इस वजह से उनके वीडियो फ़िलहाल हम नहीं बना पा रहे हैं। तो जैसे ही पेपर इनके हो जाते हैं तो हम हालांकि बीच बीच वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि हमें भी टाइम नहीं मिल पाता है। पढ़ाने चले जाते, 3 बजे छुट्टी होती है सुबह, 9 से 3 पढ़ाई हो, मतलब स्कूल में रहते हैं, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। अतः जब हमें टाइम मिलता है तो हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाते हैं, तो आप चिंता ना करें, आपकी वीडियो ज़रूर बनेगी, लेकिन अभी थोड़ा सा लेट है, लेकिन हम वीडियो बनाएंगे ज़रूर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।